In the previous class, we have discussed about the plasma membrane. We said that the plasma membrane is made up of proteins, lipids, some amount of carbohydrates and water. We discussed the different types of models that were given by different researchers, and these were the proposed models for the structure of plasma membrane. The model was given by Daniel and Davison as well as Robertson. And according to them, there is the sandwich layer, that is sandwich layer like structure will be observed, in which on the either sides were the proteins and in between was the lipid bilayer. मतलब दोनों ही तरफ प्रोटीन के लेयर्स थे और बीच में जो लेयर था वो था लिपिड का. एंड देयरफॉर लिपिड्स जो होते हैं, जो मेनली होते हैं फॉस्फोलिपिड्स या जिन्हें कहते हैं हम फॉस्फोग्लिसराइड्स, they are going to be sandwiched between the proteins. So these models were known as sandwich models or lamellar models. We also have discussed that plasma membrane जो है, it is not a solid structure, instead it is quasi-fluid, a semi-fluid type of structure. That was also explained by the next model that we are going to study, and this is the model known as fluid mosaic model. The fluid mosaic model is the most acceptable model which is given for the structure of plasma membrane. ये मॉडल 1972 में दिया गया था, and according to this model there is not a uniform deposition of proteins and lipids. मतलब प्रोटीन्स और लिपिड्स का कोई यूनिफॉर्म लेयर्स होते नहीं हैं. Then how are they arranged? They are arranged in the form of a mosaic. Mosaic मतलब mixture, combination of proteins and lipids together. स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए कि लैमेलर मॉडल्स या तो सैंडविच मॉडल्स क्या कहते हैं कि एक प्रोटीन का लेयर होता है, फिर लिपिड का लेयर होता है, फिर वापस प्रोटीन का लेयर होता है. तो उनके अकॉर्डिंग ये प्रोटीन्स और लिपिड्स कैसे अरेंज्ड है? यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है. जबकि द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल firstly states that these are not arranged in a uniform pattern. Instead, proteins and lipids are arranged in the form of mosaic. तो अब हम आगे बढ़ते हैं that how fluid mosaic model has explained these things. तो सबसे पहले हम लिखेंगे that it is the most acceptable model of plasma membrane. It was given by Singer and Nicholson in the year 1972. तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है, मतलब सबसे ज्यादा करेक्ट मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. हमने कहा था दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन द लाइट माइक्रोस्कोप. इसे देखने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये भी ऐड किया था दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर, मतलब 3 लेयर्स है. पर आगे जब ये चीज ज्यादा स्टडी की गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो ये डिस्कस हुआ दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और लिपिड्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है. तो हम सबसे पहली पॉइंट वही लिखेंगे. फर्स्टली द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर नॉट uniformly distributed. Instead, there is mosaic of two. Mosaic of two मतलब कॉम्बिनेशन में. तो क्या लिखा है हमने स्टूडेंट्स? फर्स्टली मतलब सिंगर और निकोलसन का ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो सबसे पहला पॉइंट क्या एक्सप्लेन करता है कि लिपिड्स और प्रोटीन्स यूनिफॉर्म लेयर्स में प्रेजेंट होते नहीं है. जो
आगे के मॉडल मतलब डैनियल और डैवसन मॉडल में ऐसा था कि प्रोटीन और लिपिड्स के यूनिफॉर्म लेयर्स होते हैं, तो वो पॉइंट को गलत प्रूव किया गया और एंड दे सेड दैट दे आर इंस्टेड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मोज़ेक, मतलब जहाँ पे लिपिड्स है वहीं पे बीच बीच में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे। मोज़ेक मतलब कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, तो लिपिड्स और प्रोटीन के अलग अलग लेयर्स नहीं है, लिपिड्स के बीच बीच में ही प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड रहेंगे। अनदर थिंग इज दैट सेकेंडली प्लाज्मा मेम्ब्रेन is not solid, instead it is quasi-fluid. Plasma membrane is not solid, instead it is quasi-fluid. देखो अब ये क्यों हमने लिखा है, क्योंकि quasi-fluid nature of plasma membrane was also explained by this model. क्वासी फ्लूइड नेचर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्यों क्वासी फ्लूइड। तो पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन एक्सपांड, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक्सपैंड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन इवन क्विकली रिपेयर हो सकता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि अगर कोई भी लिपिड या प्रोटीन रिमूव भी हो गया है तो फिर इट कैन इजीली एड ऑन बाय इटसेल्फ, राइट। तो बाहर से कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, या तो ऐसा नहीं होता कि एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ डैमेज हो गया देन इट बिकम्स परमानेंटली डैमेज, इट कैन रिपेयर इटसेल्फ। हमें कई बार चोट लग जाती है तो हमारे कई सारे सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, पर फिर क्या होता है, वो सारे सेल्स जो है वो वापस ग्रो हो जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रीग्रो हो जाती है। तो ऐसे रिपेयर की जो प्रॉपर्टी है वो कोई भी अगर सॉलिड स्ट्रक्चर होता, कंप्लीट कॉन्क्रीट टाइप स्ट्रक्चर होता तो शायद पॉसिबल होता नहीं। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि जैसे वाटर एंटर होता है तो सेल थोड़े बहुत स्वेल होते हैं, तो ये स्वेल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही इसे कहा जाता है कि ये सॉलिड नहीं होता, ये कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड होता है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिक्रीशन का फंक्शन होता है, तो सिक्रीट करते वक्त वेसिकल्स बनाते हैं, वेसिकल्स बाहर की तरफ रिलीज होते हैं, तो ये सिक्रीशन का एक्टिविटी भी कोई सॉलिड स्ट्रक्चर कर पाता नहीं। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस, मतलब किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर एंगल्फ करना, सेल के अंदर लेना, राइट। जैसे कि ग्लूकोज है तो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल एंड इट इज टेकन इनसाइड द सेल। तो फूड सब्सटेंस को सेल के अंदर लेने के लिए जो वेसिकल्स बनते हैं वो वेसिकल्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनते हैं। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सॉलिड स्ट्रक्चर होता तो ऐसे चेंज इन इट्स फॉर्म पॉसिबल होते नहीं। तो इसी की वजह से हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, क्वासी फ्लूइड है, वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। किन किन चीजों की वजह से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट कैन एक्सपांड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रिपेयर हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्रीट कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस कर सकता है। तो ड्यू टू ऑल दिस रीजंस इट हैज बीन सेड अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड। तो यहाँ पे दो चीजें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक्सप्लेन कर दी गई है। पहला चीज क्या है, दैट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, और सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, दैट देयर इज क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये दोनों पॉइंट कौन एक्सप्लेन करता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब हम बात करते हैं दैट हाउ आर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स अरेंज्ड। सो हियर द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स are arranged as mosaic। मतलब क्या कि यहाँ पे लिपिड्स जो है
they will be present in the form of bilayer. Lipids will be present in the form of bilayer, but the proteins will be present in between some of the lipid molecules. मतलब थोड़े lipid molecules के बाद वापस एक प्रोटीन आ जाता है. Then after again there will be few lipids. Again there will be a protein. Again there will be some lipids. Again the lipids. मतलब लिपिड बाइलेयर तो है ही, जस्ट लाइक लैमेलर मॉडल. लैमेलर मॉडल क्या समझाता है? दैट लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर. तो यहाँ पे लिपिड्स जो है वो तो बाइलेयर के फॉर्म में ही प्रेजेंट है, पर साथ साथ में क्या है? प्रोटीन्स है, और ये प्रोटीन्स जो है वो अंदर की तरफ एम्बेडेड है. इसके अलावा ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं. मतलब दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो प्रोटीन है जो पूरा अंदर तक एम्बेडेड है, मतलब पूरा अंदर की तरफ सिचुएटेड है, इन प्रोटीन्स को कहते हैं इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. और ये जो प्रोटीन्स बाहर की तरफ हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. Intrinsic proteins which are embedded deep within the plasma membrane or embedded up to certain distance in the plasma membrane, and the extrinsic proteins which are just superficially attached with the lipid bilayer. और ये जो हम देख सकते हैं वो क्या है? It is the lipid bilayer. तो लिपिड बाइलेयर का कंसेप्ट सही था अकॉर्डिंग टू लैमेलर मॉडल्स, बट प्रोटीन्स जो होते हैं वो साइड्स पे नहीं है. प्रोटीन्स कहाँ है? बीच में एम्बेडेड है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोज़ैक. इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? मोज़ैक कहा जाता है. तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दैट लिपिड्स आर प्रेजेंट एज bilayer, but the proteins are of two types, extrinsic and intrinsic proteins. तो extrinsic proteins जो होंगे, these extrinsic proteins will be present or attached to the lipid bilayer by weak bonds. मतलब जो extrinsic proteins होते हैं वो easily remove हो जाते हैं by any chemical treatment. मतलब कोई भी chemical treatment करने पर भी या कोई भी नॉर्मल हार्श कंडीशन भी आ जाए तो सेल में से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं दे कैन बी इजीली रिमूव्ड ऑफ. बट इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर द वन विच आर एम्बेडेड टिल वेरियस लेंथ इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब अलग अलग डेप्थ तक अंदर की तरफ पूरे फंसे हुए हैं. और ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स दे गेट अटैच्ड टू द लिपिड्स. मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं उन्हें रिमूव करना पॉसिबल होता नहीं है. बहुत ही ज्यादा हार्श ट्रीटमेंट जैसे कि डिटर्जेंट या ऐसे ट्रीटमेंट करने पर ही ये सेल्स जो होते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो रिमूव हो सकते हैं. अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को रिमूव करना हो तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जब रिमूव होंगे तो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डैमेज हो जाएगी, तो ही इंट्रिंसिक प्रोटीन्स रिमूव हो सकते हैं. तो ये होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. तो स्टूडेंट्स आपको ब्रीफ में ये तो पता चल गया होगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के दो जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, राइट? कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मोज़ेक डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सेकेंड, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, और क्वासी फ्लूइड नेचर जो है वो इसीलिए होता है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपेयर करता है,
रीजनरेट करता है, सिक्रीट करता है, एंडोसाइटोसिस करता है, ग्रो होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, राइट, लेंथ बढ़ता है, ये सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पॉसिबल है। दूसरी चीज ये कि प्रोटीन्स और लिपिड्स कैसे प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स लिपिड्स तो अभी भी बाइलेयर में ही प्रेजेंट है, पर जो प्रोटीन्स है वो दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक जो बाहर की तरफ सुपरफिशियली प्रेजेंट है, और इंट्रिंसिक मतलब जो पूरे अंदर की तरफ एम्बेडेड है। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स अलग अलग लेंथ तक एम्बेडेड होते हैं, तो ये हम आगे देखते हैं। So here we have drawn another diagram for the structure of plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने बात की, that plasma membrane is quasi-fluid and plasma membrane has a mosaic of lipids and proteins. Okay, so there is not a uniform distribution of lipids and proteins. Instead, the lipids and proteins are present together. In such case, it is known as the proteins are icebergs in the sea of लिपिड्स। प्रोटीन्स कैसे प्रेजेंट हैं? इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स। मतलब आप देख सकते हो कि लिपिड्स जो है उसका पूरा सी है, मतलब बहुत सारे लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स है, और इन फॉस्फोलिपिड्स के बीच में ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स। इसीलिए इसको ऐसे रिलेट किया गया है दैट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रिप्रेजेंट्स द प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ द होल लिपिड्स। वैसे इसे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे सी और आइसबर्ग से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ जस्ट इट इज गिवन एज एन एग्जाम्पल, because there is large number of lipid layer and then after there are proteins which are embedded within. So as we said that proteins are of two types. So first we talk about the intrinsic proteins. Intrinsic proteins which are also known as integral proteins. So intrinsic proteins are about 70% of the total proteins. मतलब जितने भी टोटल प्रोटीन्स हैं उसमें से 70% तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ही होते हैं। एंड these intrinsic proteins they are not removed easily without disrupting the cell membrane. मतलब अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को रिमूव करना है तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो ऐसे एम्बेडेड हैं that they cannot be removed without any harsh treatment, and such a treatment will even cause the damage to the plasma membrane. मतलब अभी हमने कहा कि दो तरह के प्रोटीन्स हैं, extrinsic proteins are present, intrinsic proteins are present. First we are talking about intrinsic proteins. Intrinsic proteins are going to be embedded at various depth in the membrane, and they are attached by hydrophobic bonds with the lipids. तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं वो वेरिएबल लेंथ तक, मतलब कोई इंट्रिंसिक प्रोटीन सिर्फ यहाँ तक एक्सटेंड होगा, some of the intrinsic proteins will be extending more deeper, some of the intrinsic proteins are such that they will be observed on both the surfaces, means beyond the surfaces they will be observed, so they are completely embedded in the lipid bilayer. Such proteins which are completely embedded, मतलब जिनके दोनों ही ends हमें दो surfaces पे दिख रहे हो, ऐसे proteins को कहा जाता है transmembrane proteins. They are known as transmembrane. मतलब वो type तो integral proteins का ही हुआ,
पर ऐसे प्रोटीन्स जो थोड़े लेंथ तक नहीं बल्कि पूरे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों ही सरफेसेस पे दिख रहे हो. सो देयर आर some proteins that extend beyond the surface of lipid bilayer, and such proteins are known as, ऐसे प्रोटीन्स जो पूरे ही एम्बेडेड है, मतलब थोड़े प्रोटीन्स यहाँ तक होंगे तो कोई प्रोटीन ज्यादा डीप तक होंगे और कोई प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो पूरे ही एम्बेडेड है, मतलब पूरे ही दोनों ही तरफ दिख रहे हो, उतने ज्यादा डीप हो. ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मेनली help in transport of water soluble substances, some solutes, that is selectively. मतलब selectively they will allow some of the water soluble substances and mainly some of the ions, some of the solutes that will be passing through the plasma membrane through these channels or through these transmembrane protein. इसीलिए transmembrane proteins को tunnel proteins भी कहा जाता है. Tunnel because they are forming a whole tunnel inside. एक टनल, एक चैनल जैसा बना देते हैं जिसके अंदर से सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक्सटर्नल मतलब साइटोप्लाज्म मतलब बाहर इंटरसेल्यूलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म में आ सके और साइटोप्लाज्म में से सेल के बाहर जा सके. तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की. तो एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड्स एंड दे हैव अ लूज अटैचमेंट. लूज अटैचमेंट मतलब they can be removed off easily also. So loose attachment with the lipid bilayer. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं वो साइड्स पे और लूजली अटैच्ड होते हैं और ये जो होते हैं वो कोई भी हार्श ट्रीटमेंट के बिना भी रिमूव हो सकते हैं. तो ये होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. तो हम यहाँ पे एक बार ये डायग्राम में भी देख लेते हैं दैट विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देयर इज प्रेजेंट. तो आप ये जो देख रहे हो वो क्या है? इट इज द लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जिसकी हमने बात की वो है यहाँ पे. उसके बाद आप ये जो देख सकते हो लार्ज साइज प्रोटीन बीच में एम्बेडेड है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल प्रोटीन. इंटीग्रल प्रोटीन में ये पर्टिकुलरली एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह सकते हैं, इसे भी हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है. तो ये जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है. आप देख सकते हो कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन पूरा ही एक्सटेंड हो रहा है और ये दोनों ही तरफ से एक्सपोज होगा, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है वो अंदर आ सकता है और फिर वो एग्जिट भी कर सकता है. अब आप ये जो देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे चेन्स हैं, these chains are the chains of oligosaccharides. चेन्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के चेन्स हैं. तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो भी अटैच हो सकता है. तो इफ द कार्बोहाइड्रेट इज अटैच मतलब ये जो ओलिगोसैकेराइड चेन लिपिड से अटैच हो तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड. इट विल बी नोन एज ग्लाइकोलिपिड, मतलब ओलिगोसैकेराइड अटैच टू द लिपिड. पर अगर ये ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन से अटैच्ड है
तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब ग्लाइकोप्रोटीन कब कहा जाता है? जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से अटैच हो। और ग्लाइकोलिपिड कब कहा जाता है? जब कार्बोहाइड्रेट का वो जो ओलिगोसैकेराइड चेन है वो लिपिड से अटैच हो। तो वैसे ही बहुत सारे ओलिगोसैकेराइड्स भी प्रेजेंट होंगे और जो मेनली सपोर्ट के लिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे थोड़े थोड़े इंटरवल पे कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिटेड होता है और कोलेस्ट्रॉल का भी फंक्शन जो है वो सपोर्ट का है यहाँ पे, टू द सपोर्टिंग द होल लिपिड बाइलेयर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंटली दो चीज याद रखना, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर एम्बेडेड टू द वेरिएबल डेप्थ्स in the plasma membrane or you can say in the lipid bilayer. Intrinsic proteins cannot be removed without disrupting the membrane. Membrane को disrupt, membrane को break किए बिना इंट्रिंसिक प्रोटीन्स रिमूव नहीं हो सकते। 70% जितने प्रोटीन्स जो है वो इंट्रिंसिक ही होते हैं and they are embedded to various depth and they are attached by hydrophobic bonds. हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं ये to the lipid bilayer. There are some proteins that extend beyond the two surfaces of lipid bilayer. मतलब पूरा ही क्रॉस कर लेगा लिपिड बाइलेयर को और ऐसे प्रोटीन्स को टनल प्रोटीन्स या तो फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहा जाता है और ये मेनली ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस को जैसे कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को या तो कोई सोल्यूट को अगर ट्रांसपोर्ट करना हो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड तो उसके लिए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। फिर आप देख सकते हो ओलिगोसैकेराइड चेन्स हैं, राइट। फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होंगे वो सिर्फ सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं और ये कोवेलेंट या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं टू द लिपिड बाइलेयर और वे इजीली रिमूव हो सकते हैं विद नॉर्मल ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो इनका फंक्शन जो होता है वो मेनली ट्रांसपोर्ट का नहीं रहता, मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट का जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन्स का होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।